मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 इकोनॉमी के बारे में। ये 2021 है। इससे पहले आज ही एक लेक्चर आ चुका है सेकंड क्लॉज बी का, जिसमें हमने बड़ी सारी चीज़ें की बात करी। अब हम ये लास्ट पार्ट है, पार्ट सी, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर कर देंगे एक साथ ही। यहाँ पे मार्च 2020 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम बनी थी इंडिया में, जिसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑपरेट कैसे करता है, इसको समझ लेते हैं। IT फ्रेमवर्क इंडिया में इनिशिएट हुआ था थ्रू इन्फ्लेशन टारगेटिंग एग्रीमेंट 2015 का, जो कि कल्मिनेट करता है अमेंडमेंट ऑफ RBI एक्ट 2016। और ये बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें बड़ी सारी चीज़ आती है। जैसे पहला, ये एक टास्क मॉनेटरी पॉलिसी को सेटअप करता है, जिसका गोल है कि वो अचीव करे प्राइस स्टेबिलिटी, और ये ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए करता है। सेकंड है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्रिएट हुई थी, एक अमेंडमेंट हुआ था RBI एक्ट 1934 में, उसके दौरान ही ये MCP कमेटी बैठी थी, जिसमें 6 लोग होते हैं, 3 इंटरनल और 3 एक्सटर्नल। इंटरनल में गवर्नर ऑफ RBI है, एक चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर है, और जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। एक ऑफिसर है RBI का जो नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, जो RBI का है। इसके अलावा एक्सटर्नल में ये अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक्सटर्नल मेंबर्स के पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स या बैंकिंग या किसी भी सेक्टर में। MPC इंटरेस्ट करता है विद द टास्क कि उसको फिक्स करना है पॉलिसी रेट, ताकि वो अचीव करे इन्फ्लेशन टारगेट। ये एक्ट जो अडॉप्ट करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करता है, और इसका जो हेडलाइन है CPI, वो मेजर करता है इन्फ्लेशन टारगेट। जो टारगेट फिक्स करा गया था वो 4% का रखा था, अपर और लोअर। और लोअर बेसिकली टॉलरेंस बैंड था 2% का। ये टारगेट रिन्यू होता है हर 5 साल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉ रिक्वायर है कि रिव्यू करना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेट को, अगर मतलब हुआ अचीव या नहीं हुआ, और नॉट द फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क को ये देखता नहीं है ज़्यादा। ये एक्ट मैंडेट करता है फॉलोइंग वर्किंग मेथोडोलॉजी। पहला है पॉलिसी रेट, जो कि डिफरेंट होता है इन्फ्लेशन टारगेट से, और ये डिटरमाइंड होता है मेजॉरिटी वोट्स के द्वारा, जो मेंबर्स के अमंग होते हैं। इन केस इक्वालिटी ऑफ वोट्स है तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट हो रहता है। ठीक है, और यहाँ पे MPC को मतलब साल में 4 बार मिलना आवश्यकता है। RBI पब्लिश करती है मिनट्स ऑफ द MPC मीटिंग और रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। RBI को पब्लिश करना पड़ता है एक रिपोर्ट, जो मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है साल में 2 बार। ये रिपोर्ट जो आउटलाइन करती है कुछ सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन देखती है, और शॉर्ट मीडियम टर्म फोरकास्ट देखती है इन्फ्लेशन का। इन केस कोई फेलियर होता है अचीवमेंट ऑफ द टारगेट, तो फिर जो एक्ट है ये बेसिकली ले डाउन करता है RBI को कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे बताना चाहिए रीज़न ऑफ फेलियर कि क्यों नहीं अचीव हो पाया इन्फ्लेशन टारगेट। दूसरा, रेमेडियल एक्शंस क्या होने चाहिए। तीसरा, एक एस्टिमेट टाइम होना चाहिए जहाँ विद इन द इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए, और वो अचीवमेंट होनी चाहिए आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेमेडियल एक्शन। तो यहाँ पे हम आगे चीज़ें समझ लेते हैं। उससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका। वाई CPI was chosen as measure of inflation। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन लेवल का, बहुत डिफरेंट लेवल पे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे आता है। इसमें फॉलोइंग एडवांटेज है। CPI रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर का बास्केट, जो बेटर है देन होलसम प्राइस इंडेक्स से, और CPI प्रोवाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन प्राइस मूवमेंट्स का, सर्विसेज का भी इसमें एड ऑन होता है, जो कि उसमें नहीं होता। CPI इंक्लूड करता है फूड इन्फ्लेशन की, मतलब जो खाना है उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, जो कि क्रिटिकल पार्ट है प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव जो इमर्जिंग मार्केट्स पे है, इसलिए समझ गया। तो यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने रिवाइज करा है बेस ईयर CPI का। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स IW बेस ईयर रिवाइज होता है, मतलब रिवाइज किया गया था 2016 का फ्रॉम 2001। इसमें वेट को इम्पोर्टेंस दी है और नॉन फूड आइटम्स को भी दी है, जैसे स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ और इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेशन। CPI क्लॉज IW कवर करता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी, जो एम्प्लॉयड है किसी भी सेक्टर्स में, कोई भी 7 सेक्टर्स में, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, रेलवे,
पब्लिक मोटर अंडरटेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, डॉक्स और पोर्ट्स में जो रिवीजन होता है बेस ईयर का वो रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का होता है ओवर द ईयर्स, और रिवाइज होता है हर 5 साल। CPI IW जो जनरली ट्रैक करा जाता है, इन्फ्लेशन को ट्रैक करा जाता है, और एक बेंचमार्क सेट होता है जहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डियरेंस अलाउंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, या डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए होती है, वेज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नेशनल लेवल पे 4 इसमें CPI नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, CPI IW, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर्स, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। तो फर्स्ट 3 यहाँ पे इमर्ज हुए हैं लेबर ब्यूरो के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। 4th ने रिलीज़ करी है एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और क्या डिसीजन लिए गए हैं MPC के द्वारा हम ये देख लेते हैं। पहला है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन विदाउट क्लासिफाइंग देम एज NPAs। रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली होता है, एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे जो लोन है बैंक बेसिकली मॉडिफाई करता है कुछ टर्म्स लोन का, जब बोरोअर्स कुछ फेस कर रहा हो, मतलब रेपे नहीं कर पा रहा है या कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस पे जा रहा हो तो रीस्ट्रक्चरिंग होती है। बैंक्स क्यों करते हैं? ताकि वो डिफ़ॉल्टर ना बन जाए, ठीक है, मतलब पैसा ही ना दे। कुछ पैसे से बढ़िया है, मतलब कुछ पैसा तो कम से कम बढ़िया है, अगर वो कम्प्लीटली चला जाए तो लोन बाद में फिर NPA बन जाता है, तो फिर वो बैंक को बहुत ही बेकार चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है। एलिजिबिलिटी केस में वही बोरोअर्स क्लासिफाइड है स्टैंडर्ड, और अगर मान लो 30 दिन से ज़्यादा का हो तो आप डिफ़ॉल्ट पे हो, अगर उससे नीचे हो तो आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं हो विद एनी बैंक, जो कि मार्च 1, 2020 की गाइडलाइंस के हिसाब से। इसमें पर्सनल लोन भी आते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, हाउसिंग, पर्सनल लोन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट बोरोअर्स भी आ गए। डिटेल्स क्या है स्कीम की, जो वर्कआउट करती है कमेटी किसके द्वारा हेड कराई जाती है, KV कामनाथ। यहाँ पे जो RBI है उन्हें यूटिलाइज कराया सेवरल डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो टैकल करते हैं स्ट्रेस एसेट को। ये इंक्लूड करते हैं 2008 से 2009 रीस्ट्रक्चरिंग विंडोज। कॉर्पोरेट डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो CDR है वो दिखाती है फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चरिंग जो 5:25 स्कीम्स जो होती है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स जो है SDR, और स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट भी इंपॉर्टेंट है। ये बूस्ट अप करती है डिजिटल पेमेंट। इसमें जो पहली स्कीम है स्कीम ऑफ ऑफिस ऑफलाइन रिटेल पेमेंट यूजिंग कार्ड्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। RBI ने प्रपोज करा है कि पायलट स्कीम होनी चाहिए जो की होनी चाहिए ऑफलाइन पेमेंट की, जो बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स की तरह हो रहे हो या कार्ड्स के थ्रू हो रहे हो, ताकि वो एड्रेस करे चैलेंजेस जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और लो स्पीड ऑफ इंटरनेट। दूसरा है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉड। अगर चेक का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ये मैकेनिज्म उन पे वर्क करता है इसकी चेक की वैल्यू 50,000 से ऊपर की हो, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। कुछ इकोनॉमिक्स ने इंक्लूडिंग जो RBI के पहले के थे C रंगनारायणन ने सजेस्ट करा है कि गवर्नमेंट को मोनेटाइज करना चाहिए अपने डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं कि अगर मान लो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सीड करता है इनकम से, मतलब अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो गवर्नमेंट बोलती है कि फाइनेंशियल डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होगा, या तो वो बोरो करेगी मार्केट से या तो मोनेटाइज करेगी अपने डेफिसिट RBI के थ्रू। तो सिंपल वर्ड्स में बोलो, मोनेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट में क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा होते हैं, एक्सपेंसेस जो वो करती है मनी के साथ, इंस्टेड ऑफ दैट वो रिपेड करती है कुछ सम फ्यूचर डेट्स पे, मतलब कुछ टर्म्स में पे करती रहती है ताकि बड़ा डेप्थ ना बन जाए, ताकि एक फॉर्म बन जाए नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग का। इससे क्या होगा, मोनेटाइजेशन के अंदर इंक्रीज नहीं होगा नेट या पब्लिक डेप्थ, या नॉट ग्रोस होगा, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो दो तरीके होते हैं मोनेटाइजेशन, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, RBI डायरेक्ट की बता रहा हूँ कि भाई अगर मान लो डेफिसिट हो रहा है तो RBI नोट छापना स्टार्ट कर देगा, प्रिंट कर देगा नई करेंसी, और गवर्नमेंट से बॉन्ड सीधा खींच लेगा।
जो कि डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट करेंसी के थ्रू, इनडायरेक्ट होता है कि आप डेफिसिट करो मोनेटाइज लेकिन गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स के साथ जो प्राइमरी मार्केट में है, और आरबीआई देन वो परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो प्रैक्टिस थी वो इंडिया में थी 1997 तक, पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली मोनेटाइज कर दिया गवर्नमेंट डेफिसिट। वो इशू करते हैं आपके एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। पर 1994-1997 दो अग्रीमेंट साइन हुए थे गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू कि हम कम्प्लीटली फेज आउट करेंगे फंडिंग को, जो कि होगा एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के साथ। लेटर ऑन क्या हुआ, FRBM एक्ट आया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का। तो आरबीआई ने कम्प्लीटली डिपार्ट कर दिया, बाहर कर दिया अपना इससे सब्सक्राइब कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया बेसिकली प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट का। FRBM एक्ट फिर 2017 में अमेंड हुआ, जिसमें एक एस्केप क्लॉज आया था जिसमें वो परमिट करते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिट, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में। अब इसमें प्लॉजिबल क्या होता है कि आप मोनेटाइजेशन आप करते हो, मैं बस ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि आरबीआई ने क्यों उस टाइम पे मना कर दिया और फिर FRBM एक्ट आया, क्योंकि गवर्नमेंट लिटरली प्रिंट कर रही थी। और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का एक नेगेटिव ये है कि आप प्रिंट करते रहो नोट्स, फिर आपका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है और जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए FRBM एक्ट आया। तो ये सिंपल स्टोरी थी और बाकी आप डिटेल में उसको पढ़ लो ना। यहाँ पे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, पहला है रिजर्व मनी जिसको MO है, जिसको हाई पावर्ड मनी बुलाता है। मनी सप्लाई क्या है, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि अभी 2020 के पेपर में पूछा गया था। हाई पावर्ड मनी, मनी बेस है, बेस मनी क्या है, MO जो है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। नैरो मनी क्या है, M1, ये करेंसी विद पब्लिक होती है, इसमें प्लस डिमांड डिपॉजिट भी रहती है जो बैंकिंग सिस्टम के साथ होती है, करंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, ये कोई भी डिपॉजिट हो RBI के साथ। M2 क्या है, M1 होता है इसमें और सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है। ब्रॉड मनी क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट होता है बैंकिंग सिस्टम के साथ। M4 क्या होता है, M3 जो है ब्रॉड मनी प्लस जितने भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेफ्टी बैंक के थ्रू। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि ये जो चार्ट है इससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो राइट में है डिमांड डिपॉजिट आप सबको पता ही है, डिमांड डिपॉजिट से यहाँ पे एक चार्ट दिखाया है M1, M2, M3 और M4। M1 को उसने ब्रॉड कैटेगरी में दिखाया है, फिर M2 को देखो तो आपको सेविंग डिपॉजिट वाला जो पोस्ट ऑफिस है वो दिख जाएगा। M1 के राइट में आप देख सकते हो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम है, और M3 है, फिर M4 है आपका ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, यहाँ पे M1 क्या है, M1 आपका नैरो मनी है जिसमें करेंसी होती है जो पब्लिक साथ होती है और डिमांड डिपॉजिट भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम आ जाता है इवेंचुअली, और जितने भी डिपॉजिट है RBI के थ्रू। M0 क्या है, जो सबसे ऊपर है टॉप पे, एक रिजर्व मनी है जो हाई पावर्ड मनी बोलाता है, इसमें मॉनेटरी बेस होता है, बेस मनी होता है और ये सर्कुलेट करती है करेंसी, बैंक इसके साथ डिपॉजिट करती है और जो अदर डिपॉजिट होते हैं। अगर M2 की बात करूँ तो इसमें सिर्फ यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सेविंग डिपॉजिट आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ। और M3 की बात करूँ तो M3 में M1 आ गया और इसमें एक चीज़ ऐड होती है, टाइम डिपॉजिट होती है जो बैंकिंग सिस्टम के साथ हो, वो फिर M3 हो जाता है, और प्लस कर दो तो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग, तो ये M4 हो जाता है। रिवीजन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो कि रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स है RBI के, इम्पोर्टेंट है ये भी क्योंकि RBI ने अभी ट्रांसफ़र करे हैं 73,000 करोड़ कॉन्टीजेंसी फंड को। अब मेन रिस्क क्या है प्रोविजन अकाउंट्स में RBI का, कॉन्टीजेंसी फंड क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ये प्रोविजन है जो बेसिकली मीट करता है अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन कॉन्टीजेंस, मतलब कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्टीजेंसी फंड बहुत काम आता है, जिसमें आता है डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी,
सिस्टमैटिक रिस्क और कोई भी रिस्क जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखता है आरबीआई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ग्राफ है एनुअल सोर्स ऑफ इनकम का। आरबीआई का डिविडेंड जो गवर्नमेंट को जाता है, तो 2018-19 में टोटल 1.2 लाख डिविडेंड थे और 53,000 वन टाइम रिजर्व थे। आगे भी देख लेते हैं करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। ये मेंटेन करा जाता है आरबीआई के थ्रू ही कराया जाता है सारा। और यहाँ पे करेंसी रिस्क को देखा जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को देखा जाता है, मूवमेंट इन गोल्ड प्राइसेस को देखा जाता है। तो गोल्ड से आप समझ सकते हो। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज IRAFS, इसमें अनरियलाइज गेन्स है, लॉसेस है जो रिवैल्यूएट होते हैं फॉरेन डेटेड सिक्योरिटीज़ में। इन्वेस्टमेंट जो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज़ सिक्योरिटी में, वो अनरियलाइज होती है। गेन्स और लॉसेस जो है रिवैल्यूएशन पे होती है रुपीज़ सिक्योरिटीज़ में। इम्प्लीकेशन क्या है गवर्नमेंट का, ये ट्रांसफ़र करती है 67.5% जो फॉल होता है आरबीआई का सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा उस टाइम पे हो गया था ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया 2019 का। एज पर सेक्शन 47 आरबीआई का जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है प्रॉफिट और जितने भी सरप्लस है आरबीआई के साथ वो ट्रांसफ़र हो जाता है गवर्नमेंट को। और उसके बाद बड़े सारे कॉन्टीजेंसी प्रोविज़न या पब्लिक पॉलिसी जो मैंडेट करते हैं आरबीआई, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडर में चले जाते हैं वो चीज़ें। ये हर साल होते हैं अगस्त में, और जहाँ पे कब होते हैं, जब जुलाई और जून का अकाउंटिंग जो ईयर है आरबीआई का वो ख़त्म होता है तब होता है ये। आरबीआई डिसाइड करता है कि वो मेंटेन करे कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर 5.5% पे। सीआरबी एक कंपोनेंट है आरबीआई के साथ जो इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायरमेंट देखता है और कवर करता है मॉनिटरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क। रिसेंट न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड करा है कि वो रिलैक्स कर सकती है कुछ गवर्निंग जो होती है, विड्रॉ जो होता है चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड सिंकिंग फंड से। करंटली स्टेट गवर्नमेंट अवेल कर रही है स्पेशल ड्राइंग फैकल्टी आरबीआई के साथ अगेंस्ट कोलैटरल जो फंड है सीएसए में। सीएसए क्या है, सीएसएफ क्या है सॉरी, ये 1992 से 2020 में सेटअप हुई थी आरबीआई के थ्रू, और ये बेसिकली रिडेम्पशन करता है मार्केट लोन्स को स्टेट को, मतलब स्टेट को जो पैसे जाता है उस पर। फंड जो मेंटेन होता है आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है, मतलब एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है स्टेट से, उससे बाहर होता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, तो उससे बाहर है और पब्लिक अकाउंट से बाहर है। और ये किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ लोन्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 1 to 3% जो उसका आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन्स होता है सीएसएफ को हर साल। 2.13 और 2.14 ये लास्ट है पार्ट, इसके बाद ये ख़त्म होने वाला है। की स्टेप्स क्या है डिसीजन के आरबीआई के न्यूज़ में क्यों है इसको समझ लेते हैं। पहला है आरबीआई ने रिलीज़ करा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 की। ये दिखाता है, ये FSR रिपोर्ट जो दिखाता है, ये दिखाता है रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, रेजिलियंस क्या है फाइनेंशियल सेक्टर का, और कितने कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट और रेगुलेशन पे डिपेंड है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंप्रूव हुए हैं और क्या क्या हुआ है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है इसका, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है इसमें CRAR, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी दिखाया जाता है, और ये रेशियो है बैंक कैपिटल का जो होता है रिलेशन विद द रिस्क वेटेड एसेट। और करंट लाइबिलिटी क्या है इसमें, बेसल 3 के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से CRAR 8% होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो इम्प्रूव हुआ है, जो फाइंडिंग हुई है SCB की मार्च में 14.7% है और सितंबर 15.8% है, इम्प्रूव है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है रेशियो वो बेसिकली जी आपको सबको पता ही है, NPA क्या है, एक लोन है या कोई भी एडवांसेस जहाँ पे किसी को दिया गया है विद द प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट जो पेमेंट रिमेन है और वो 90 डेज से ज़्यादा हो। मान लो आपने लोन लिया और वो 90 डेज से ऊपर हो, आपने कुछ अमाउंट नहीं दिया तो वो NPA में आ जाएगा। तो ये बड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा। अब देखो कि मार्च में 8.4 था और सितंबर में 7.5 है, तो ये इवेंचुअली हमारा इम्प्रूवमेंट जो है नेगेटिव में है। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है, बैंक रिक्वायर्ड है कि वो अपना कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दे अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ बैड लोन्स, ये PCR से बोला जाता है। हाई PCR रेशियो आइडियली 70+ होता है, इसका 70% से ऊपर होता है। इसका मतलब है कि जो एसेट क्वालिटी इशू है वो देखी जा रही है और बैंक डेप्थ में नहीं है इतना। तो यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट दिखाई गई है
72.4% है सितंबर में, और मार्च में 66.2 है, तो इम्प्रूव्ड है। फॉलोअप न्यूज़ है कि आरबीआई ने कंडक्ट करा है फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स पे। इंडिया में सेंट्रल लोन्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है टी बिल्स में 2020 में भी पूछा गया था बॉन्ड जो, और या कोई भी डेटेड सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट सेम चीज़ इशू कर सकता है, बट यहाँ पे टी बिल्स नहीं कर सकता, सिर्फ बॉन्ड से डेटेड सिक्योरिटीज करता है, जिसको नाम दिया है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, बस सेंटर में यही अंतर है, सेंटर और स्टेट के में ये अंतर है कि सेंटर टी बिल्स कर सकता है लेकिन स्टेट नहीं कर रही। एसडीएल बॉन्ड इशू कराया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो इंटरेस्ट आता है हाई रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको जीसेक बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। एसडीएल जो है सेफ होते हैं, और जीसेक जो है वो बन जाते हैं स्टेट जो सब सॉवरन है। एसडीएल की जो क्वान्टिफाई वाली चीज़ है उसको हम देखना चाहिए कि ये जो क्वान्टिफाई करता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये एलिजिबल है कोलैटरल जो बोरो करे जा रहे हैं मार्केट रेपो में, एज वेल एज जो बोरिंग हो रही है एलिजिबल एंटिटीज़ में हो रही है आरबीआई के थ्रू, और लिक्विडेटेड एडजस्टमेंट फैकल्टीज दिखी जाती है। ओएमओ कंडक्ट कराया था आरबीआई के साथ, और यहाँ पे मतलब उसके द्वारा ही कंडक्ट कराया था, और ये सेल ऑफ परचेज देखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का फ्रॉम मार्केट। उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमें एडजस्ट करना चाहिए रुपी जो लिक्विडेट होता है मार्केट में। 13.3 ये न्यूज़ है, आरबीआई ने रिलैक्स करा है नॉर्म्स जो कि डिप्लॉय करते हैं एटीएम्स को बाय वाइट लेबल प्लेयर्स। क्या है कि वाइट लेबल एटीएम जो है वो जो प्लेयर्स हैं वो मैनेजेबल एनुअल टारगेट दिखते हैं रादर देन जो पहले का मेथड था स्टिफ रन रेट्स, और ये लाइसेंस होते हैं 2012 के टर्म्स पे। पहले क्या होता था, जो जितनी भी सारी स्कीम्स थी वो प्लेस करती थी रेशियो रिक्वायरमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एटीएम्स है वो सेटअप होते हैं टायर 3 to टायर 4 सेंटर में, और जितने भी एटीएम इंस्टॉल होते हैं वो आपके टायर 2 और टायर 1 सेंटर्स में होते हैं जो ऑपरेशंस में होते हैं। अब ये क्या करेंगे, VLATM ये सेटअप करेंगे अपने, और कुछ ओन्ड या ऑपरेटेड नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ भी करेंगे, और ये कैश जो एटीएम में वो प्रोवाइड करा जाएगा स्पॉन्सरशिप बैंक पे, वाइल जो एटीएम मशीन है उनमें ब्रांडिंग नहीं होगी बैंक की। ये हेल्प करेगा जोग्राफिकल स्प्रेड को बढ़ाने का एटीएम में, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में। कंपनीज को लाइसेंस ये होगा आरबीआई के थ्रू ताकि वो रन करे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 का। टाटा कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड इंडी कैश एक फर्स्ट कंपनी है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंपनी है जिसको ऑथराइज दिया गया है आरबीआई के थ्रू ताकि वो ओपन WLA सेटअप करे इंडिया में, मतलब वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिंक करता है जितने भी सारे एटीएम है इंडिया को। ये डिफर करते हैं ब्राउन लेवल एटीएम से जो बेसिकली ओन करे जाते हैं या ब्रांडेड करे जाते हैं बैंक्स के थ्रू, बट ऑपरेट और मेंटेन होता है थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स DPI। आरबीआई DPI कंप्राइज करता है 5 ब्रॉड पैरामीटर्स पे, और इनेबल करता है डीपनिंग पेनिट्रेशन जो डिजिटल पेमेंट की हो रही है कंट्री में ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें पेमेंट इनेबलर्स का जो वेट है वो 25% है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10% है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%, पेमेंट प्रेफरेंस जो है 45% है, कंज्यूमर्स सेंट्रिसिटी 5% है। CPI आरबीआई DPI ने कंस्ट्रक्ट करा है मार्च 2018 में एज अ बेस पीरियड। DPI का स्कोर है मार्च में 2018 में उसको सेट करा है 100 पे। DPI जो मार्च 2019 और मार्च 2020 में वर्कआउट करता है 153.47 और 207.84 रिस्पेक्टिवली, इंडिकेट करता है अप्रिशिएटेबल ग्रोथ इन द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल पेमेंट 2018 से 2020 का। DPI का जो स्कोर है पब्लिश होता है आरबीआई की वेबसाइट पे और सेमी एनुअल बेसिस पे जो मार्च 2020 ऑनवर्ड्स होता है। की कॉन्सेप्ट एंड एंटिटीज इन न्यूज़, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफर करती है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक माइक्रो क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ थ्रिफ्ट, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, प्रोविजन, पेंशन और इंश्योरेंस जो लो इनकम पॉपुलेशन की होती है। FII
MFI जो ग्रुप्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं NBFCs के थ्रू, और सोसाइटी, ट्रस्ट और कोऑपरेटिव। जो फर्स्ट रेगुलेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा अहमदाबाद में हुआ था 1974 में। सेकंड है वॉलंटरी रिटेंशन रूट VRR। ये इन्वेस्टमेंट विंडो है जो RBI के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को और यहाँ पे ईजियर रूल्स होते हैं इन रिटर्न जो कमिट करते हैं हायर इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्टिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर लो है तो सेविंग हाई है, ठीक है, और ये रेंडर करता है मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। आप समझो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है और सेविंग ज़्यादा है तो ये भी एक डायलेमा है जो इस ग्राफ में दिखाया है कि एक्स को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है जो, और डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और एक्स को दिखा रखा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप है, डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। ये लीड करता है सिनेरियो जहाँ पे बड़े सारे एडिशनल मनी सप्लाई जनरेट होते हैं इकोनॉमी में और वो चैनलाइज होते हैं थ्रू सेविंग रादर देन इन्वेस्टमेंट, जो रेंडर करती है इकोनॉमिक को कि वो रिमेन करें एट द लिक्विडिटी लेवल पे। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी है? CIC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कैरी आउट करती है बिजनेस एक्विजिशन और शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का। ये ज़्यादातर होल्ड नहीं करती 90% ऑफ द नेट एसेट्स किसी भी फॉर्म में, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी या शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, डेप्थ और बड़ी सारी चीज़ें। RBI रिलीज़ करता है रिवाइज नॉर्म्स जो CIC को होते हैं। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी BIC कंपनी जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि वो सेटअप करे होल्डिंग कंपनी BIC जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को है। BIC मूटेड था 2014 में बाय PJ नायक कमेटी ताकि वो रिव्यू करे गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स और जितने भी बैंक्स हैं। BIC इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा सारे बैंक्स को विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा गवर्नमेंट का स्टेक बैंक्स में स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस करेगा अप टू 51%। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, यहाँ पे मैंडेट करता है RBIH और ये इंक्लूड करता है प्रमोटिंग इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलप करता है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करता है फिनटेक रिसर्च को, कोलैबोरेट कर सकता है फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री और बड़े सारे फाइनेंशियल इनोवेशन। RBIH गाइड करता है, मैनेज करता है गवर्निंग काउंसिल 9 मेंबर्स का और चेयरमैन। लास्ट नवंबर में RBI ने लॉन्च कराया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर सेम एम के साथ। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियो आती रहेगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तब तक के लिए